अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिक्र करने लगे हैं इनहेरिटेड डिफेक्ट्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर ना जो हमने पॉलीपेप्टाइड्स यूज करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे हैं, वो सारा कुछ वो ऑब्वियसली प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। और उनके लिए जो पॉलीपेप्टाइड्स है ना, उनमें से 13 to 90, ठीक है, 13 to 90 पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं ना, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उनको सिंथेसाइज करता है, नॉट योर न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उनको इनकोड करता है। अब अगर उनमें म्यूटेशन आई है, ठीक है, बाहर से कोई समझ लें कोई म्यूटेशन आई है जिसने इसको खराब कर दिया है, तो आपके ये वाले पॉलीपेप्टाइड तो जनरेट ही नहीं होंगे, ठीक है। आपके ये वाले माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, वो जब जनरेट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। और एटीपी कम हो जाएगी, एटीपी का लेवल फॉल कर जाएगा। अब एटीपी अगर कम होगी तो आपके कौन कौन से ऑर्गन मेजरली अफेक्ट होंगे, उसके लिए आपके 4 मेजर फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। एटीपी अब कम है, ठीक है। अब कौन सी चीज अफेक्ट होगी, सबसे पहले आपका सीएनएस अफेक्ट होगा, ठीक है। सीएनएस, योर आई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सीएनएस, ये बात याद रखनी है। क्या हो सकता है इसमें, न्यूरोपैथी हो सकती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। उसके अलावा न्यूरोनल डीजनरेशन हो सकती है, ठीक है, ये सीएनएस पे इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एटीपी कम हुई है तो और कौन सी चीज अफेक्ट होगी, मसल्स अफेक्ट होंगे। मसल्स की क्या हो जाएंगी, मायोपैथीज, ठीक है। 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली, सीएनएस भी डिस्कस कर लिया और आपके स्केलेटल मसल भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद और कौन सी चीज इफेक्ट हो सकती है, मसल सिर्फ स्केलेटल थोड़ी होते हैं, मसल तो हार्ट के भी होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं, ठीक है। हार्ट भी आपका अफेक्ट होगा जब एटीपी कम होगी, ठीक है, हार्ट के भी मसले आ गए। उसके बाद चौथी चीज अफेक्ट होगी, वो आपका लिवर अफेक्ट होगा। ये 4 ऑर्गन बेसिक होते हैं जो आपके अफेक्ट होंगे इस प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से अब एटीपी कम हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो ही नहीं रही। और एक और बात इसमें बताई हुई है, 2 बातें और है। पहली बात वो ये है, व्हाट इज लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसके बारे में बताया हुआ है। इसमें ना एक डिजीज है ये, जिसमें दोनों साइड का, दोनों आंखों का सेंट्रल विजन लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल विजन का लॉस्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि न्यूरोनल डीजनरेशन हो चुकी होती है, सीएनएस अफेक्ट इसका, ठीक है, वो वाला प्रोसेस है ये। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व जो आई को सप्लाई कर रही होती है ना पीछे से, वो डैमेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका बाइलेटरल सेंट्रल विजन का लॉस हो जाता है, उसको हम ये कहते हैं लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। उसके बाद एक और बात, हाँ जी, सेंट्रल विजन, पता क्या ये आपने उसमें क्या कहते हैं आई, आप अभी आई आई आपने नहीं पढ़ा, न्यूरो में पढ़ोगे आप, न्यूरो में आपको इस चीज की समझ आएगी। अभी मैं आपको वो दूंगी ना रेफरेंसेस, तो आपको अभी समझ नहीं आएंगे। न्यूरो में आप ये आई के बारे में जब पढ़ोगे ना, न्यूरो में आपको समझ आएगी व्हाट इज सेंट्रल विजन, व्हाट इज बायलेटरल, ये सारी आपने विजन लॉसेस वहां पे पढ़ने हैं, तो इसलिए अभी इस चीज पे ना खपो। जस्ट एक बात यहाँ पे इतनी जो है ना वो ज़हन में रख लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जब बनता है ना, तो वो आपको पता है कि एग होता है, ठीक है, और दूसरा स्पर्म होता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे मसला आ जाता है कि बच्चे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, ठीक है। तो वो सिर्फ मदर की वजह से आता है, हमेशा ये बात याद रखनी है, क्योंकि स्पर्म जब इसके साथ मिलता है तो उसने सिर्फ उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके नेक में होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा स्पर्म के एम्ब्रियो में पढ़ा होगा, तो उसकी बॉडी तो सारी बाहर ही रह जाती है, उसका न्यूक्लियस वगैरह ही अंदर जाता है ना। तो उसकी वजह से आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया आया हो तो आपकी मदर से आया हुआ है, नॉट स्पर्म, ठीक है, स्पर्म से कभी नहीं आता। ये एक फैक्ट है जिसको आप याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म से एंटर नहीं होता। ठीक हो गया, ये एक बात होगी। अब एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा बिल्कुल, वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड अपोप्टोसिस। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है अपोप्टोसिस के प्रोसेस के अंदर? अपोप्टोसिस आपको पता है वो होती है प्रोग्राम सेल डेथ। सेल पहले से पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि आज मरना है मैंने। ठीक हो गया, अब मरना कैसे है उसने, कि जब पहले से प्लानिंग है तो प्लानिंग स्टार्ट अब कैसे होगी? एक ना माइटोकॉन्ड्रिया का ही मीडिएटेड इंट्रिंसिक पाथवे डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोसेस ने ना माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके पड़ा हुआ है उस सेल के अंदर, जिस सेल ने मरना है ना, उस सेल की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और आपको पता है कि आपकी इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस में पड़ा हुआ है साइटोक्रोम सी। ठीक है, अब जब पोर्स इतने बड़े हो गए तो पोर्स में से क्या होगा, साइटोक्रोम सी निकल के आ जाएगा साइटोसोल के अंदर। ठीक है, जब ये साइटोक्रोम सी आया साइटोसोल के अंदर तो इसने आके क्या करना है कि उसके अंदर साइटोसोल के अंदर ना कैस्पेजेस वगैरह प्रोटीन्स होंगी, ऐसी प्रोप्रोटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अपोप्टोसिस के लिए प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स होंगे, उनके साथ मिलके प्लानिंग करनी है दोनों ने, और मिलके दोनों ने जाके प्रोटीन जिन्होंने तबाही मचानी है, जिनको हम कैस्पेजेस कहते हैं, ठीक है, उनको जाके एक्टिवेट करना है, उनको जगा देना है, कहना उठ जाओ, जाके तुम लोगों ने तबाही मचानी है। ठीक है, अब वो कैस्पेजेस क्या करेंगे, सेल की चीर फाड़ शुरू कर देंगे, सेल को खाना शुरू कर देंगे, और सेल क्या हो जाएगा, लाइस। ठीक है, पहले क्या हुआ, साइटोक्रोम सी निकला, साइटोक्रोम सी ने क्या किया, प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स के साथ मिलके जाके कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया। ठीक है, और वो कैस्पेजेस ने क्या किया, उन्होंने आगे जाके तबाही मचा दी, सेल की क्लीवेज करने शुरू कर दी। ठीक है, क्लीवेज कर दी तो सेल वैसे ही मर गया। ठीक है, ये आपके पूरी अपोप्टोसिस जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है इस सारे फसाद में कि उसने साइटोक्रोम सी रिलीज कर दिया अपने अंदर पोर डेवलप करके। यहाँ तक हमारी आज की कहानी कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम